हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड पार्ट 3 गिल्लू इस पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो गिल्लू कौन है ना? गिल्लू एक नाम है जिसे हम गिलहरी कहते हैं ना, वही है यहाँ पे गिल्लू, स्क्विरल। तो महादेवी वर्मा जी इस पाठ का लेखिका है। वो बहुत प्यार से गिलहरी को गिल्लू नाम से पुकारती थी और इस पाठ में गिल्लू के बारे में दिए गए हैं। पहले हम लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम गिल्लू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, चलो लेखिका के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है, जो वर्ल्ड का टॉप रैंक का कवयित्री थे इस महादेवी वर्मा जी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कह जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कह जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। महादेवी वर्मा जी का पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम था हेमा रानी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। फिर महादेवी वर्मा जी प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त किए थे और प्रयाग के ही महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद भी संभाला था। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं यामा, साध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। ये सब महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर, मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर, मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक ये सब प्राप्त हुए थे। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। फिर महादेवी वर्मा जी को यामा इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। इस महान रचनाकार का निबंध सितंबर सन 1987 को हुआ था। फिर महादेवी वर्मा जी का देहांत हो गया 1987 को। तो ये था महादेवी वर्मा जी के बारे में। अब हम पाठ का आशय जानते हैं। पाठ का आशय क्या है? इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। इस पाठ से स्नेह भाव मतलब हम अपने बहन को प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं, अपने माँ को प्यार करते हैं। हमारा जो प्यार होता है उसे स्नेह कहते हैं, ठीक है। और प्राणी दया क्या है? प्राणी दया मतलब एनिमल, मनुष्यों के बीच में जो एक प्यार होता है, जो एक दूसरे को दया करना होता है, वही है प्राणी दया। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलेगी? स्नेह भाव तथा प्राणी दया के बारे में सीख मिलेगी। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। तो यहाँ पे एक गिलहरी है जिसे महादेवी वर्मा जी गिल्लू नाम से पुकारती थी। तो उस गिलहरी के साथ ऑल डे महादेवी वर्मा जी बिताती थी और महादेवी वर्मा जी उसे वॉच करती थी कि वो ऑल डे क्या करती है। और महादेवी वर्मा जी उसे, जैसे हम घर में एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे हम जितने प्यार करते हैं, महादेवी वर्मा जी इस गिलहरी को इतना ही प्यार करते थे। तो उनके प्रति जो प्यार था, प्रेम था, वो इस पाठ में दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम सब को जानकारी मिलेगा। तो चलो पाठ पढ़ते हैं तो और भी हमें जानकारी मिलेगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआ बल जैसे खेल खेल रहे थे।
तो अचानक एक दिन सवेरे मतलब मॉर्निंग को कमरे से बरामदे बरामदे मतलब बेलकोनी में लेखिका ने आकर देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर, गमले मतलब जो मिट्टी का पॉट होता है ना जिसे हम पेड़ पौधा लगाते हैं उसे गमले कहते हैं। तो गमले के चारों ओर चोचो मतलब ब्रिक से छुआ छुआ बल जैसे खेल खेल रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छुआ छुआ बल? छुआ छुआ बल मतलब जो हम खेलते हैं ना कि सभी दौड़ते हैं और कोई जो आउट होता जो दूसरे को टच कर देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं, फिर जो आउट होता है वो दूसरे को टच कर देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ऐसे जो टच आउट गेम खेलते हैं उसे छुआ छुआ बल कहते हैं। तो ऐसे ही छुआ छुआ बल जैसे खेल खेल रहे थे। एक काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। काकभूषणी क्या है? पुराण कथा में कौओं को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब कोई आदमी मर जाते हैं ना तो मरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने दिन पूजा वगैरह नहीं होता है तो उतने दिन हम बाहर जाके या छत के ऊपर जाके क्या करते हैं, कुछ खाना देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कौओं को रूप में आके वो खाना खाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि वो कौवा के लिए वेट करते हैं कि कब कौवा आएगा और ये खाना खाएगा, तो हम वेट करते हैं वो उस कौवा के लिए। तो तब हम कौवा को समादरित करते हैं, सम्मानित करते हैं। और कब हम कौवा को अनादरित करते हैं, अपमानित करते हैं? जब देखो मॉर्निंग को या दोपहर को जब हम सोते हैं तो अगर कौवा आके काव काव करते हैं तो हम बहुत मतलब गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग परेशानी हो जाते हैं और क्या करते हैं उस कौवा को भगा देते हैं। और क्या होता है कि तब हम कौवा को अपमानित करते हैं। फिर हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। तो क्या होता है कि हम अभी बोला कि जब कोई आदमी मर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कौवा के रूप में ही आएगा, है ना। कभी नहीं ये सोचते हैं कि वो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं या मयूर के रूप में आ सकते हैं, क्या हंस के रूप में आ सकते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि वो कौवे के रूप में ही आएगा। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो हमें क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि वो जब आदमी मर जाते हैं वो खाना देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो कौवा के रूप में ही आएगा, है ना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो क्या होता है आप लोग को पता है क्या? मैं नहीं जानती हूँ कि क्या होता है कि घर में अगर दादी या कोई बुजुर्ग लोग रहते हैं तो क्या कहते हैं कि कोई अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर में तो क्या होता है कि हम बहुत उस कौवा ने उस कर्कश स्वर में बुलाते हैं बहुत जोर जोर से। तो तब दादी लोग कहते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आएगा। ये सबका सोच है, पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन लेखिका भी ये सोचते हैं, इसलिए इस पाठ में लिखे हैं, है ना। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। मतलब कौवा जब काव काव करते हैं तो हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग को इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो तब हम क्या करते हैं, कौवा को भगा देते हैं, भाग भाग करके उसे भगा देते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई।
अभी क्या हुआ, लेखिका ने कौवा के बारे में सोच रहे थे, है ना, कि कभी कौवा को अनादरित करता है, कभी सम्मानित करते हैं, ये सब के बारे में, कौवे के बारे में सोच रहे थे। तो अचानक उसके सोच में बाधा आ पड़ी। क्यों? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर उनकी लेखिका की दृष्टि रुक गई थी। इसलिए निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि जब लेखिका देखा कि उस वल और गमले के बीच में कोई जीव आकर पड़ा है ना, तो तब लेखिका ने क्या किया, तुरंत गया उस जगह पे और देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। गिलहरी मतलब स्क्विरल जो होता है, उसके बच्चे, एक छोटा सा बच्चा वहां पे पड़ा हुआ है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा। घोंसले मतलब जो नेस्ट होता है ना, उसे घोंसले कहते हैं। तो गिलहरी सब नेस्ट में रहते हैं, तो ऊपर से नेस्ट से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, और कौवे लोग क्या कर रहे थे, सुलभ आहार मतलब जो इजीली मिल जाते हैं, है ना, उसे सुलभ आहार कहते हैं। तो आहार के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे। काकताई की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंत वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था। मतलब क्या कि जब कौवे के जो ब्रिक होता है ना, वो बहुत शार्प होता है ना, तो उस ब्रिक के घाव जब लगा उस छोटा सा गिलहरी को, तो वो 2 घाव ही इनफ था, है ना। तो इसलिए उस गिलहरी का, उस घाव लगने के बाद गिलहरी का तबीयत बहुत ही खराब हो गया था। सबने कहा, कौवे की चोंचों का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अंत इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लेखिका को सबने कहा कि कौवा का जो चोंच का घाव है वो उसके बाद ये बच नहीं सकता, उसे उस गिलहरी को यहाँ पे ही रख दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसने क्या किया, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। हौले से मतलब वो बहुत ही धीरे से उठाकर अपने कमरे में लेकर आई। फिर क्या किया, रुई मतलब कॉटन से उसे रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगा दिया। पेनिसिलिन का जो मरहम होता है वो उस घाव पर लेखिका ने लगा दिया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे बीत गए, फिर कई घंटे के बाद उसके मुंह में एक बूंद 1 ड्रॉप पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। फिर कई घंटे के बाद तो उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन इतना वो अच्छा हो गया था कि मतलब लेखिका इतना उसको मतलब सेवा किया कि वो तीसरे दिन बहुत ही अच्छा हो गए थे। और लेखिका का उंगली पकड़कर अपने नन्हे पंजों, अपने छोटे छोटे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी, मतलब उसका जो ब्लू कलर का कांच मतलब शीशा जैसे मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो 3-4 मास मतलब 3-4 मंथ के बाद उसके स्निग्ध रोए मतलब सॉफ्ट फर, और झबेदार पूंछ मतलब फाड़ी टेल, और चंचल चमकीली आंखें मतलब नॉटी ब्राइट आईज। ठीक है, तो 3-4 मास पहले ही गिल्लू का इतना सिचुएशन बहुत ही खराब था, है ना, और 3-4 मास मंथ के बाद उसका वो इतना अच्छे हो गए थे कि उसके बॉडी में जब
जब गिलहरी छोटा रहते हैं ना, तो उस टाइम पे उसके बॉडी में फाड़ नहीं आते हैं, तो 3-4 महीने के बाद ही उसके बॉडी में फाड़ आते हैं। तो 3-4 महीने के बाद उसके बॉडी में स्निग्ध रोए मतलब सॉफ्ट फाड़ आ गए थे और झब्बेदार पूंछ हो गए थे, पहाड़ी टेल हो गए थे, और उसका चंचल चमकीली आंखें जो नॉटी ब्राइट आईज था वो सबको विस्मित करने लगे। सब वो देख कर ना एवरीवन शॉक हो गए थे। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। फिर उसे क्या कहकर बुलाने लगे? गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। फिर लेखिका ने क्या किया? उसे फूल रखने की जब हम फूल रखते, फ्लावर रखते हैं ना जिस बास्केट में, जो उडेन बास्केट में, ठीक है, हल्की डलिया मतलब उडेन बास्केट में क्या किया? लेखिका ने रुई बिछाकर, मतलब गिलहरी का तो बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, तो इसलिए उसे क्या किया? रुई बिछाकर, मतलब कॉटन बिछाकर एक बिस्तर बना दिया और उसे तार से खिड़की पर, विंडो में क्या किया? खिड़की पर लटका दिया, विंडो में वो हैंग कर दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर था, तो 2 years गिल्लू का वही घर था। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। तो गिलहरी ने क्या करता था? खुद ही स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था, मतलब उस बास्केट में गिलहरी ने खुद ही झूलता था और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर, और उनका जो छोटा छोटा ब्लू कलर का मोतियों जैसी आंखें था ना, वो आंखों से उन्होंने क्या देखता? कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखते रहते थे। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसका जो कार्यकलाप है, कामकाज, जो समझदारी है, वो सब देखकर सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। तो जब लेखिका लिखने बैठती थी, तो लेखिका तो कहानी लिखते थे, है ना, पोएम लिखते थे, तो जब लेखिका ने लिखते थे तो उनके डेस्क में लिखने के लिए बैठते थे, तो तब गिल्लू ने क्या करते थे? उनके ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, ठीक है। जब हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? चाहते हैं कि हर टाइम हम उसे अटेंशन दे, है ना, हम उसके साथ खेले, तो ऐसे ही गिलहरी भी चाहते थे। ओके चिल्ड्रन, तो ये पार्ट बहुत ही बड़ा है, तो आज हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबको पार्ट 1 समझ में आए हैं। तो आज का क्लास यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।